नमस्कार, मनी गुरु के एक और एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। चर्चा आज करेंगे पोस्ट रिटायरमेंट की। जी हाँ, रिटायरमेंट के बारे में तो अक्सर हम प्लान करते हैं और इस शो पर भी चर्चा होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, यही आज का टॉपिक। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुशील जैन, नेशनल हेड फाइनेंशियल प्लानिंग बजाज कैपिटल। बहुत बहुत स्वागत है सुशील आपका। और जैसा कि मैंने कहा, पोस्ट रिटायरमेंट यानी कि 60 इयर्स के बियॉन्ड, जब रिस्क कैपेसिटी कम हो जाती है और मोस्ट ऑफ द गोल्स जो हमने सेट किए हैं, एक तरह से जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस था वो हम पार कर चुके होते हैं, वो वेल्थ प्रोटेक्शन के ऑलमोस्ट करीब होके उस रकम को वापस लेने का समय होता है। ये कितना क्रूशल होता है ये समय पोस्ट रिटायरमेंट का, और साथ ही अगर पोस्ट रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी हो तो क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? बहुत अच्छा आज का टॉपिक हमने लिया है एंड इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। एक आम भावना बन चुकी है कि रिटायरमेंट के बाद हमें बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चलना होता है। बात सही है, सावधानी के साथ चलना है, लेकिन डर के नहीं चलना होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलेंगे तो आपकी किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसमें जैसे अगर हम डिस्कस करें तो 3 चीज़ों का हमें अहम ध्यान रखना होता है। हमारी जो इमरजेंसी फ़ंड होती हैं उसके लिए आपको प्रॉपर फंडिंग रखनी चाहिए। हर महीने के जो खर्चे होते हैं हमारे, उसको आपको बजट को सही से एनालिसिस करके उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट का पैटर्न होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारा मनी वैल्यू है वो डाउन ना हो, इसके लिए थोड़ा ऐसी जगह लगाएं जो हमारे पैसे को ग्रोथ भी देता रहे साथ ही साथ। अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो गोल्डन ईयर्स जिसे कहते हैं, आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपने जो 3 की पॉइंट्स बताए सुशील, मैं चाहूंगी कि एक एक करके उस पर चर्चा करें। सबसे पहले आपने कहा कि इमरजेंसी फंड हो, यानी कि जो भी आपकी मासिक आय है उसका 3 से 6 गुना लगभग, या तो हम उसे लिक्विड एक तरह से रखें या किसी लिक्विड फंड में रखें या फिर बैंक अकाउंट में रखें। लेकिन क्या और कोई भी ऑप्शंस हैं? मतलब इस कॉन्टिजेंसी फंड को किस तरह से आगे मेंटेन करें, सस्टेन कैसे करें? देखिए, ये कॉन्टिजेंसी फंड जो होता है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के ऊपर या ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। हमारा ये आप कह सकते हैं कि 3 महीने तक के पैसे आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में रहे, ताकि आपके पास ATM कार्ड रहे, जब चाहें आप उसको निकाल सकें, जब चाहें यूज कर सकें। और 3 से 6 महीने तक का जो है, जो नेक्स्ट 3 महीने का है, वो आप कुछ लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न्स आ जाता है और आपकी लिक्विडिटी बनी होती है। तो जब भी ज़रूरत पड़े, आप दोनों ही जगह से लिक्विड फंड में 24 आवर्स में आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा, और आपको यूज़ कर सकते हैं उसको। ये तो चलिए कैश पार्ट हुआ, जो आपने कहा कि एक मुश्त पैसा आप अलग रखें ताकि जो आपके डेली खर्चे हैं उससे ही अलग हो और इमरजेंसी कोई आए तो उसको आप इस्तेमाल कर सकें। सेकेंडली, जैसे सुशील आपने कहा, मंथली एक्सपेंसेस, जो रिटायरमेंट से पहले आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए कैसे हम मैनेज करें कि आपके एक तरह से जो इनकम पहले बन रही थी, नौकरी खत्म होने के बाद वो रुके ना, वो चलती रहे और आपके डेली एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? बिल्कुल, आपको जब रिटायर्ड होते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कम हो जाते हैं और कुछ एक्सपेंसेस मेरी राय में तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको घूमने फिरने का टाइम अच्छा मिलता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आपको रीबजटिंग करनी होगी मंथली एक्सपेंसेस का। आप ये मत सोचिए जो पहले था रिटायरमेंट से पहले, बाद भी वही खर्चा रहेगा। तो आपको रीबजटिंग कीजिए, उस बजट के हिसाब से आपको पैसा निकाले कि मंथली कितने रुपए का आपका एक्सपेंसेस आता है। फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है उसको अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि उससे हर महीने इतना पैसा आ जाए कि आपका घर खर्च चलता रहे। या फिर आप दूसरी चीज़ है जो कि सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान हम जिसे कहते हैं, वो भी आप अपना सकते हैं कि आपको फिक्स एक अमाउंट आपको आता रहे हर महीने और उससे आपका घर का बजट चलता रहे। ओके, SWP जैसे आपने कहा, ये किस तरह से काम करता है? जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि शुरुआत जो होती है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, वो वेल्थ क्रिएशन से होती है। उसके बाद ऑलमोस्ट जब हम मिड ईयर में पहुंचते हैं तो उस वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए हमें डेट में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए और इक्विटी से थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट जब हम लास्ट स्टेज पर है, यानी रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग की बात हो रही है, तो जो आपने अभी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया, क्या ये एक तरीका इन्वेस्टमेंट का या फिर ये एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का? उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये एक पैटर्न है इन्वेस्टमेंट का, ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये जैसे आपने एक मुश्त कहीं पे पैसा लगाया है, सपोज आपने 1 लाख रुपया लगाया और आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि 5,000 रुपये महीना मेरे को हर मंथ आना चाहिए, तो वो आपको विदाउट कैपिटल एप्रिसिएशन का रिटर्न वगैरह को ध्यान नहीं देके आपको 5,000 रुपये आपको हर महीने निकाल के देंगे। इसमें ये होता है कि आपको एक फिक्स प्लानिंग कर सकते हो कि मेरे को खर्चा यहाँ से निकल जाएगा। उसमें कई बार आपका रिटर्न जो है हो सकता है कि वो 6,000 रुपये महीना आपका रिटर्न आ रहा हो, कई बार 4,000 महीना आ रहा हो, तो उसमें आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल सकते हैं। अदरवाइज कभी कम या कभी ज़्यादा आएगा,
तो आपकी प्लानिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है जी। सो वो है, जब हम डिटेल में आपको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इस पे और विस्तार में बताएंगे आपको। ऑलराइट, यानी कि ये जो एसआईपी हम सुनते हैं अक्सर, उसके बिल्कुल उल्टा है। जैसे एसआईपी में हम थोड़ी थोड़ी रकम या राशि जो भी फिक्स करते हैं वो हर महीने हम जमा करते हैं, और एसडब्ल्यूपी में हम विड्रॉ कर रहे हैं। बिल्कुल जी। आपने मंथली इनकम प्लान्स का भी नाम लिया सुशील, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स के एमआईपीज आते हैं, आप उनकी बात करें निवेश करने की, या फिर जो पोस्ट ऑफिस के प्लान्स हैं, कौन कौन से प्लान्स में निवेश किया जा सकता है? देखिए, जब मंथली इनकम इन्वेस्टमेंट्स की बात हम जब करते हैं तो पोस्ट ऑफिस को भी हम रिकमेंड करते हैं, एक लिमिट तक करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत टैक्सेशन का भी देखते हुए चलना है, आपकी रिटर्न्स को भी देखना है, और थोड़ा बहुत हमें रिटर्न का एडजस्टमेंट भी देखना है। सो मंथली इनकम प्लान में आपको पोस्ट ऑफिस से 1 से 2% तक एक्स्ट्रा रिटर्न मिलती है, जो कि आपको अगर डिविडेंड ऑप्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स फ्री मिल जाता है। और मंथली इनकम प्लान जो पोस्ट ऑफिस के होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी का अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें ये होता है कि आपको 3 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन को टैक्स की कोई बनते नहीं है लाइबिलिटी। तो उतना अमाउंट अगर ब्याज का आपको आ रहा है तब तक आप मंथली इनकम स्कीम में आप कीजिए पोस्ट ऑफिस में। उससे आपका बेनिफिट ये रहता है कि आपको वहाँ एक तो टीडीएस नहीं होता है, आप बैंक की एफडी में भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ टीडीएस होता है, फिर अगर आप टैक्सेबल इनकम में नहीं हैं तो आपको फिर रिफंड क्लेम करना होता है। सो बेहतर ये होता है कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में करें आप, जहाँ से आपको टैक्सेबल लिमिट तक का 3 लाख रुपए तक का ब्याज वहाँ से लीजिए, उसके ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न की ज़रूरत है मंथली, वो आप मंथली इनकम प्लान जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं उनमें कीजिए। इनफैक्ट कुछ ऑप्शंस भी हम देख रहे हैं, और औसत जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सभी एएमसीज का, चाहे वो रिलायंस का एमआईपी है या फिर यूटीआई का, एसबीआई, जो बड़े बड़े नाम हो सकते हैं पॉसिबली, 11% के आसपास शो कर रहा है ये। हालांकि ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स है और आगे ज़रूरी नहीं सिमिलर रिटर्न्स मिले, बट इन टर्म्स ऑफ जो आपने बताया कि एसडब्ल्यूपी का जैसे आपने जिक्र किया था, एक तरीका, एक पैटर्न है इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें रिटर्न्स लो होते हैं या किस तरह से रिटर्न्स कैलकुलेशन है? मतलब उसमें अगर हमें चूज करना हो, जैसे आपने कहा कि आप एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में धीरे धीरे विड्रॉल होता है, तो वो चूज कैसे करेंगे? हाउ विल बी चूज द फंड कि कौन से फंड से हमें दूसरे फंड में विड्रॉ करना है? देखिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देना चाहूँगा। जो सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान है, ऐसा कुछ स्कीम नहीं है, ये आप उन्हीं फंड में कीजिए। मंथली इनकम प्लान में आपके 2-3 ऑप्शंस होते हैं। जैसे मंथली इनकम में आपने किया, एक में होता है आप डिविडेंड ऑप्शन में जा सकते हैं। डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है, जैसे जैसे वो रिटर्न्स गेन करते हैं फंड हाउसेस, वो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपको। इसमें आपको एक चीज़ का और वो होता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता है, हालांकि वो इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं होता है, उनको नहीं करना होता है, वो फंड हाउसेस करते हैं। तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटने के बाद आपको रिटर्न देते हैं जी। और दूसरा सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान में क्या है, स्कीम तो वही होती है, उनको हम ये निर्देश दे देते हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपये निकाल के हमें दीजिए। तो उसमें वो रिटर्न चाहे 5% आए, चाहे 10 आए या 15% आए, आपको वो 5,000 रुपीज़ फिक्स हो जाता है। और जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड में क्या होता है, रिटर्न के बेस पे होता है, तो कई बार वो 5,000 की जगह 4,000 भी आएगा, कई बार 6,000 भी आएगा आपको। तो ये जो डिफरेंशिएट है वो आपको प्लानिंग में दिक्कत कर सकती है। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में टैक्स बेनिफिट भी सही रहता है, मतलब टैक्सेशन पार्ट भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो जो 2 फंड्स हम चुनेंगे वो एक ही एएमसी के होने चाहिए? नहीं, इसमें 2 फंड की बात नहीं, फंड एक ही है। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। फंड वही है, जैसे अगर आपने एचडीएफसी का मंथली इनकम प्लान लिया आपने, तो आपको एचडीएफसी मंथली इनकम प्लान में ही सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान का इंस्ट्रक्शन देना होता है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। ये एक विकल्प है, एक ऑप्शन है जो हम चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपने टैक्सेशन पार्ट की बात की, तो कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जैसे ईएलएसएस काफी पॉपुलर है, लेकिन जो थोड़ा 60 प्लस है या फिर कहिए कि जो पोस्ट रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले इसकी प्लानिंग की शुरुआत होनी चाहिए, ईएलएसएस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट अगर करें कि वहां पर रिटर्न्स किस तरह के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और टैक्सेशन में कितनी मदद मिलेगी इससे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि स्लैब्स क्योंकि चेंज हो जाते हैं पोस्ट 60, इन दैट केस ईएलएसएस में निवेश करना कितना फायदेमंद रह सकता है? देखिए, ईएलएसएस एक तो सबसे पहले ये एक धारणा होती है कि मार्केट में या इसमें इक्विटी में पैसा नहीं लगाना चाहिए सीनियर सिटीजन को। वो धारणा मैं आपको पहले कहना चाहूँगा कि इसको आप दूर कीजिए। मार्केट में पैसा जब भी आप लगाओ, आपको ये देखना चाहिए आपका टाइम होराइजन कितना है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम होराइजन है तो आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप 60 साल के हैं और आपके पास जो फंड है, जो कॉर्पस है 70 साल के बाद की रिक्वायरमेंट का फंड है, तो आप वो जो फंड है वो फंड आप इक्विटी में लगा सकते हैं, पहली बात। और ये दूसरी चीज़ है कि आपका किसी भी कंडीशन में 20% से ज़्यादा आपको इक्विटी में नहीं रखना है। अब आया बात ईएलएसएस किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकता है।
ELSS के 3-4 फायदे हैं। एक तो आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन देता है जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न देता है ELSS। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये 12 से 15% तक की आपको टैक्स फ्री रिटर्न देता है। सो इसमें आपको एक तो टैक्स फ्री रिटर्न आती है, दूसरी चीज़ सेक्शन 80C में आपके डिडक्शंस मिलते हैं। तो 1.5 लाख रुपये तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसके बाद सेक्शन 80C का डिडक्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं वहाँ पे। और जब आप टैक्स फ्री रिटर्न जब ELSS में करते हैं तो आपका टैक्स स्लैब भी डाउन हो जाता है। सपोज आपका 20% पे हो और 11 लाख रुपए अगर आपके हैं या आपका 6 लाख रुपए आपकी रिटर्न्स है तो 6 से आप सीधा 4.5 लाख पे आ जाते हो। तो आपका जो स्लैब है वो चेंज हो जाती है, तो आपको ओवरऑल स्लैब में भी डाउन करता है, अप्रिसिएशन भी आपको देता है, रिटर्न भी एक्स्ट्रा आपको देता है। तो इसलिए आपको ELSS में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट एट दैट पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स की प्लानिंग करना? मतलब एट दिस स्टेज या इस एज पर टैक्सेशन की प्लानिंग करना कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? टैक्स की प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स इस स्टेज पे आपके पास एक मुश्त पैसा आता है रिटायरमेंट का, जो कि ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ 3 लाख रुपए तक की ही ब्याज बने। आपका ब्याज 3 लाख से ऊपर जैसे ही आपका 3 लाख की लिमिट क्रॉस करते हो आपकी टैक्स की प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो अगर टैक्स की प्लानिंग आप नहीं करते हो तो 10% अगर स्लैब 10% में भी हो तो आपको 10% तो रिटर्न कम हो गया आपका। अगर उसको प्रॉपर प्लानिंग कर रहे और ELSS की तरह या और कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप बैंक FD भी करा सकते हो। अगर आपका ELSS के लिए नहीं जाना है, आपको लग रहा है कि इतना आपके पास कॉर्पस नहीं है कि आप एक्स्ट्रा वो करें, तो आप बैंक FD में भी जाके आप टैक्स सेविंग करा सकते हो। 5 साल से ऊपर की बैंक FD करनी पड़ेगी आपको। सो आपको टैक्स प्लानिंग करना तो बहुत ही ज़रूरी है हर स्टेज पे लाइफ के। जी, यानी कि अगर आपने शुरुआत से प्लानिंग नहीं की हो तो भी ऑप्शंस कई हैं, जैसे कि अभी सुशील ने बताया, कई ऑप्शंस है कि आप रिटायरमेंट के फंड्स जो हैं उन्हें लगा सकते हैं अलग अलग जगह, जैसे कि आप मंथली इनकम प्लान्स में लगा सकते हैं। और ELSS भी एक ऑप्शन इन्होंने बताया, 80C के अंदर आप उस पर डिडक्शन भी पा सकते हैं।